वंदे मातरम चिल्ड्रन। लीगल स्टडीज के लिए ये फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये वीडियो है। और जो कुछ भी मैंने अभी तक क्लास में पढ़ाया है तुम्हें रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लॉ सिस्टम इन इंडिया, उससे रिलेटेड कुछ बातें करूंगा। यहाँ पे कुछ नई चीजें भी मिलेंगी तुम लोगों को, उसको नोट करना। ये निश्चित रूप से तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। थोड़ा कठिन समय है, घर में हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय बीत जाएगा और सुरक्षित रहना ज्यादा जरूरी है इस वक्त। तो वो समय भी आएगा जब तुम दोबारा से स्कूल में आओगे और हम लोग फेस टू फेस सामने बात करेंगे। लेकिन कुछ बातें शुरू की जाए इंट्रोडक्शन की तरह से, और उसमें जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। जनरली कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताते वक्त या कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाते वक्त जो हिस्ट्री शुरू होती है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसे कहते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और वो आम तौर पर पढ़ाया जाता है या बताया जाता है 1773। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जो कि पहला एक्ट था कंपनी की तरफ से जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। और हम हमारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस आए थे इस एक्ट के आने के बाद से। हमारी डे टू डे एक्टिविटीज बदली थी और फिर कुछ कुछ सालों बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार यहाँ पे कुछ कुछ एक्ट्स भेजती रही और ये क्रम चलता रहा 1935 तक। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, जिसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन बनना इसके पहले ही शुरू हो गया था। हम लोग सारी बातें करेंगे, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं बात करना चाहता हूँ बैकग्राउंड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? According to me, constitution is just a set of norms, set of laws according to which country governs. कंट्री जिसके हिसाब से गवर्न होती है, कंट्री जिसके हिसाब से चलती है। अब आज 2021 में या 1947 के बाद जिस भी तरीके से हमने अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने सिस्टम को स्टैब्लिश किया, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से किया। हम वो काम करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमसे करने के लिए कहता है। हम में से कोई भी सोवरेन नहीं है, क्लास में ये सारी बातें हो चुकी हैं। सोवरेन केवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और इसी की वजह से इंडिया एज अ कंट्री की एक सोवरेन कंट्री। लेकिन थोड़ा सा पहले देखा जाए तो क्या अंग्रेजों के आने के पहले, मैंने तुम्हें बताया कि 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे स्टैब्लिश हो चुकी थी। 1757 में प्लासी, 64 में बक्सर, ये सब बैटल्स हो चुकी थी बड़ी बड़ी। और लगभग ये तय हो गया था कि इंडिया के ऊपर कौन कवर करने जाएगा। ब्रिटिश की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब तक ये नहीं आए थे, यानी इनके आने के पहले मुगल्स के पहले दिल्ली सल्तनत, उसके पहले बाहर से आए हुए कई डायनेस्टीज, कुषाण, हूण, गुप्ताज, मौर्याज, और पहले हर्यक जो पहली डायनेस्टी समझी जाती है, या उसके भी पहले अगर चला जाए तो लेटर वैदिक एरा या वैदिक एरा, जहां से हिस्ट्री जानते हैं हम अपनी। क्या उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था? उस वक्त कोई सेट नॉर्म नहीं था सोसाइटी को गवर्न करने के लिए? नहीं था। उसी का इंट्रोडक्शन देते हुए हम लोग आएंगे आज के कॉन्स्टिट्यूशन। मैं कहानी शुरू करना चाहता हूं इसकी 1500 से। 1500 टू 1000 BCE ये समय समझा जाता है ऋग्वैदिक एरा। इसको कहते हैं ऋग्वैदिक एरा। ऋग्वैदिक एरा, वेद 4 है, सबको पता होगा। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसमें सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, और सबसे पहले आया भी ये 1500 से 1000। 1000 से लेके 600 के बीच में ये समय कहलाता है लेटर वैदिक एरा। और बाकी के तीनों वेद जो है वो इस समय यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन 1500 से 1000 पहली बार ऋग्वैदिक एरा दिखाई देता है। ऋग्वेद है क्या? माइथोलॉजिकल बुक है, स्पिरिचुअल बुक है, या लॉ की बुक है? दरअसल ये तीनों, जो सोसाइटी का नॉर्म होना चाहिए था कब? 1500 में, 1500 टू 1000 BC।
जिस तरीके से सोसाइटी का एलीट क्लास या सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी गवर्न करना चाह रही, शादियां कैसे हो, किसके बीच हो, काम किसका क्या हो, सोशल हायरार्की कैसी हो, सही या गलत मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या था हम लोग ये देख रहे हैं। तो जो कुछ भी सेट ऑफ नॉर्म था, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने अभी कहा, उस समय 1500 से 1000 बीसी के बीच में वो समय था ऋग्वेदिक एरा, यानी कि ऋग्वेद ही उस समय की लॉ बुक थी। ऋग्वेद में जो कुछ भी लिखा हुआ था वो आइडियल माना जाता था, जो उसको फॉलो कर रहा है वो सही है, जो उसको फॉलो नहीं कर रहा है वो गलत है। लेटर वैदिक एरा जब आया तो भी मोर और लेस ऋग्वैदिक चीजें ही चलती रही, कहीं कुछ बढ़ा कहीं कुछ घटा। 600 बीसी के आसपास का समय आता है जब हमें एक स्टैब्लिशमेंट दिखाई देता है इंडिया में, महाजनपद बनते हैं, मगध की ओरिजिन शुरू होती है, वहां पे हर्यक डायनेस्टी आती है, शिशुनाग डायनेस्टी आती है, नंद डायनेस्टी आती है, मौर्य डायनेस्टी आती है, और इन सारी ही डायनेस्टीज में कमोवेश थोड़ा या ज्यादा मोर और लेस ऋग्वेद का ही पुट दिखाई देता है। कहीं पे किसी ने कुछ चीजों को बदल दिया है, कहीं पे किसी ने इसको एज इट इज ही लागू रखा है। कुछ कुछ चेंजेस, मौर्य आदमी से अशोक बहुत बड़ा रूलर था तो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए कई तरीके के, लेकिन जो बेस बुक थी, जो एक एक ओरिजिन जहां से लॉ का समझा जाएगा, वो होगी ऋग्वेद ही इंडिया के लिए। आगे चल के ऋग्वेद पे कमेंट्रीज लिखी गई, टीकाएं लिखी गई, बहुत बड़े बड़े सीर्स ने, बहुत बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं ने इस पे कमेंट्रीज लिखी, जो कि एक और मॉडल बुक बनी लॉ की आने वाले समय। जैसे यहाँ पे दो किताबों का नाम ले लो, ऋग्वेद की कमेंट्री समझ में आया, मतलब अपना इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जैसे तुम्हारी बेस बुक एनसीईआरटी होती है, और एनसीईआरटी को समझने के लिए ढेर सारी साइड बुक्स हैं, जिसमें उन लोगों ने एनसीईआरटी के फैक्ट्स को इंटरप्रेट किया है अपने तरीके से। बिल्कुल उसी तरीके से ऋग्वेद का इंटरप्रिटेशन कई कमेंट्रीज में हुआ है, हिंदी में इसको टीका कहते हैं, और इन कमेंट्रीज की जो किताबें हैं इनको स्मृति कहते हैं, इनको स्मृति कहते हैं। जो ये किताबें हैं, जिस ऋषि ने लिखी, जिस तीर ने लिखी, उसके नाम से इस स्मृति का नाम पड़ गया। जैसे मनु ने जो लिखी वो मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन, बृहस्पति, नारद, ढेरों स्मृतियां। हम लोगों को मतलब मेनली ऋग्वेद की दो स्मृतियों से है, एक है मनु स्मृति और एक है याज्ञवल्क्य। मनु ने जो लिखी वो मनु स्मृति कहलाई, याज्ञवल्क्य ने लिखी याज्ञवल्क्य स्मृति कहलाई। आगे चल के 600 बीसी के बाद 400 सी के आसपास आके याज्ञवल्क्य स्मृति पे भी दो कमेंट्रीज आई। ध्यान देना यहाँ पे, याज्ञवल्क्य स्मृति पे लिखी हुई दो टीकाएं हैं, दो कमेंट्रीज हैं, जिसमें एक को कहते हैं दाय भाग और एक को कहते हैं मिताक्षरा। दाय भाग के ऑथर होते हैं जीमूतवाहन और मिताक्षरा के ऑथर होते हैं याज्ञवल्क्य, सॉरी विज्ञानेश्वर। याज्ञवल्क्य स्मृति पे जो टीका लिखी गई वो विज्ञानेश्वर ने लिखी मिताक्षरा के नाम से। अलग अलग जगहों पे ये किताबें चली और अपने अपने नॉर्म्स के हिसाब से हमने अपनी अपनी कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कहीं पे दाय भाग को अडॉप्ट किया गया, कहीं पे मिताक्षरा को अवॉइड किया गया, अडॉप्ट किया गया। जैसे दाय भाग में लिखा हुआ है कि फादर के जिंदा रहते प्रॉपर्टी में बंटवारा हो सकता है, मिताक्षरा कहता है कि नहीं, फादर के डेथ के बाद होना चाहिए बंटवारा। तो ये अलग अलग जगहों का नॉर्म है। बेसिकली समझने वाली बात ये है कि हिंदू या इंडिया गवर्न होती रही इन्हीं दोनों किताबों से, दाय भाग और मिताक्षरा से, कब तक, जब तक कि हमारे यहाँ टर्क रूल, अफगान रूल या मुगल रूल नहीं शुरू हुआ। टर्क रूल या अफगान रूल या मुगल रूल इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जनरली हिस्ट्री पढ़ते या पढ़ाते वक्त रिलीजियस कोनोटेशन को नहीं यूज करना चाहिए। अगर आपको समझाने के लिए मैं कहूं कि इस्लामिक रूल शुरू हो गया तो वो समझने के लिए है, लेकिन इसको कहीं कोट नहीं करना चाहिए। टर्क से तो वो टर्क रूल होगा, अफगान से तो वो अफगान रूल होगा, मुगल से तो वो मुगल रूल। जब ये आए, टर्क रूल शुरू हुआ 1206 में, 1206 में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश। दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश होने के साथ ही जो नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ यहाँ पे वो था शरीयत।
कुरान, हदीस, इज्मा, कयास, ये 4 मेन किताबें हैं। कभी और बात होगी इस पे डिटेल से, हम अभी कॉन्स्टिट्यूशन पे आना चाह रहे हैं जल्दी से। तो इन किताबों का जो जीस्ट है, जो समरी है, वो शरिया है या शरीयत है, जिस हिसाब से रूलर्स, बादशाह, सुल्तान में ये लोग रूल करते हैं इस शरिया के हिसाब से। जिसको सजा देनी थी वो सजा दी जाती थी, जिसको फादर की प्रॉपर्टी में बंटवारा होना है तो वो इस हिसाब से होगा। इस तरीके से 1206 से लेके, अगर मैं ओवरऑल सेंस की बात करूं तो मुगल रूल चलता है 1858 तक, लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो गई तो कोई बड़ा रूलर नहीं रह गया। लास्ट बड़े रूलर्स में मुगल्स के आते हैं औरंगजेब। इनकी डेथ के बाद से शरिया का महत्व थोड़ा कम होने लगा, और जो प्रोविंसेस थे अलग अलग, जैसे बंगाल ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, उधर गुजरात ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, इन सब जगहों पे इन लोगों ने अपने लोकल लॉज और लोकल नियम कानून बनाए जिसके हिसाब से गवर्न हो। 1707 तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो चुकी थी, ये कहा जाए इन द सेंस ऑफ, इन द रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। उनका बिजनेस चल रहा था, अच्छा बिजनेस चल रहा था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है, और हम लोग बात कर रहे हैं 1707, यानी 107 साल बाद। 107 साल एक लंबा समय होता है, और कंपनी ने अपने आप को ठीक ठाक तरीके से यहाँ पे एस्टेब्लिश कर। 1757 में प्लासी होता है, और 1764 में बक्सर होता है। जो हिस्ट्री बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो समझ गए होंगे। बैटल ऑफ प्लासी बंगाल में हुआ था। प्लासी हुगली नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है, और प्लासी ने ये डिसाइड कर दिया था दैट रूल ओवर बंगाल, दे वर ब्रिटिश। 64 में बक्सर होता है, बिहार में पड़ता है अभी। यहाँ पे इंडिया की 3 बड़ी पावर, बंगाल, मीर कासिम, अवध, शुजाउद्दौला, और मुगल रूलर शाह आलम सेकंड, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को ईस्ट इंडिया कंपनी हराती है। जो मेजर लीड किया था ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी को, उसका नाम था मेजर हेक्टर मुनरो, और बक्सर में इन्होंने इन तीनों की कंबाइंड आर्मी को हराया, ढंग से कायदे से। ये बहुत बड़ा इवेंट। कहा यह जाता है कि प्लासी डिसाइडेड दैट who rule over India and Buxar decided, प्लासी decided that who rule over Bengal and Buxar decided that who rule over India। ये तय हो गया कि इंडिया पे रूल कौन करेगा, और ये थे ब्रिटिश। अभी तक इंडियन लॉ में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्रोचमेंट करने की केवल एक वजह थी अंग्रेजों के पास, ज्यादा से ज्यादा पैसा लेना, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। जैसे मैं एग्जांपल दूं तुम्हें, तो 64 में जब बक्सर ये हार गए तो इलाहाबाद की 2 ट्रीटीज हुई। अगस्त 65 में इलाहाबाद में 2 ट्रीटीज हुई हैं, जिसमें एक हुई है शाह आलम सेकंड जो मुगल रूलर है, और दूसरा मीर कासिम और शुजाउद्दौला के साथ, जो कि बंगाल और अवध के नवाब। और इन ट्रीटीज के साथ बंगाल से रेवेन्यू कलेक्शन का राइट, केवल इन ट्रीटीज की बात नहीं है, मैं काफी बातों को स्केप कर रहा हूँ, क्लास में कभी हम लोग जरूर बात करेंगे इस मुद्दे पे डिटेल से। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे होते कंडीशन ये आ गई कि पूरे बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से रेवेन्यू कलेक्शन का राइट ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पास ले लिया। रेवेन्यू कलेक्शन समझ रहे हैं, जो लगान मिलता था, जो टैक्स मिलता था, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता था। बदले में ये मुगल रूलर को थोड़ा बहुत पैसा देते थे, बंगाल के नवाब को भी थोड़ा बहुत पैसा देते थे, लेकिन मेजॉरिटी, मैक्सिमम पैसा जो उसका मेजर पोर्शन था वो अपने पास रखा। जब पैसे की बात आई तो सीधा सीधा गवर्नेंस दिखाई दे रहा है कि अब ये यहाँ के लोगों के ऊपर रूल कर रहे हैं। एंड दिस वाज द टाइम when they want to put, when they want to encroach in the judicial system of India also। एक चीज यहां और समझो, मैंने तुम्हें अभी बताया कि 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई। औरंगजेब ने एक काम किया था, इसने शरिया को कोडिफाई करवा दिया था, लिखवा दिया था एक बुक में, जिसका नाम था फतवाए आलमगीर। फतवा मतलब होता है रिलीजियस ऑर्डर, और आलमगीर औरंगजेब की टाइटल थी। तो आलमगीर का फतवा जो है वो फतवाए आलमगीरी है। शरिया को कोडिफाई किया गया है। यहाँ पे ध्यान देना, ये बिल्कुल रेप्लिका नहीं है शरिया की। औरंगजेब इस माइंडसेट का रूलर था
कि वो जो सोचता था, वो जो उसे सही लगता था, वही उसने लिखवाया फतवाए आलमगीर। लेकिन उस वक्त किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके खिलाफ कुछ बोल सके, और चीजें बहुत ज्यादा गलत भी नहीं थी उनके हिसाब से, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेडुअल एरा था। और फतवाए आलमगीरी, तो जो बात मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि अंग्रेजों का रूल जब शुरू हुआ बक्सर के बाद, जब इनके पास दीवानी और निजामत, इंग्लिश में भी दीवानी, हिंदी में भी दीवानी, इंग्लिश में भी निजामत, हिंदी में भी निजामत, मतलब सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस, दोनों मुकदमे इनके पास आने लगे। पैसा भी कलेक्ट कर रहे हैं ये, और दो लोगों का झगड़ा हो रहा है तो वहां भी फैसला सुना रहे हैं। जब ये वाला मामला आया तो कोर्ट्स में, अदालतों में एक पंडित और एक मौलवी, ये दोनों लोग बैठते थे। अगर कोई हिंदू मुकदमा आ रहा है तो उनका फैसला या तो दाएं भाग से हो रहा है या मिताक्षरा से। अगर कोई मुस्लिम आ रहा है, मुस्लिम डिस्प्यूट है फैमिली में, तो उसका फैसला फतवाए आलमगीरी से। दो अलग अलग पार्टीज हैं, हिंदूज और मुस्लिम, इनके बीच में झगड़ा हो गया तो यहाँ पे अंग्रेज अपना फायदा देंगे। उसे जिससे फायदा होगा, वो अगर उसको दाएं भाग मिताक्षरा को लागू करके फायदा हो रहा है तो वो उस हिसाब से फैसला सुनाएगा, अगर उसको फतवाए आलमगीरी से फायदा हो रहा है तो वो उस हिसाब से फैसला। ये इस तरीके से काम चल रहा है। लेकिन इसमें अंग्रेजों को कई तरीके की दिक्कत आ रही थी। पहली दिक्कत तो ये थी कि उनकी डिपेंडेंसी हो गई थी पंडितों और मौलानाओं के ऊपर। इन सब प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अंग्रेजों ने 1772 में अपने ही एक पुराने एम्प्लॉय वॉरेन हेस्टिंग्स को इंडिया बुलाया। सब कहानी की तरह से सुनो। वॉरेन हेस्टिंग्स को इंडिया बुलाया। वॉरेन हेस्टिंग्स का ये सेकंड टेन्योर है। इसके पहले भी एक बार वॉरेन हेस्टिंग्स आ चुके थे, लेकिन कंपनी के करप्शन को देखते हुए इन्हें ऐसा लगा था कि नहीं, ये जगह इनके लिए मुफीद नहीं है, इनके लिए सही नहीं है, लिहाजा ये चले गए थे यहाँ से। स्कॉलर थे लॉ के बहुत बड़े, स्पेशली ब्रिटिश लॉ के, इंग्लिश लॉ के। तो और यहाँ पे अब मैंने तुम्हें बताया कि कंपनी चाह रही थी ब्रिटिश लॉ को इम्पोज करना, तो उसके पर्पज के लिए इनको बुलाया गया। आते ही 1772 में इन्होंने कोर्ट्स कई जगह पे खोल दी। जो इसके पहले पंचायतें होती थी या दूसरे छोटे मोटे इंडियन इंस्टीट्यूशंस होते थे, उनकी जगहों पे अदालतें खुली, कोर्ट्स खुली। और 1773 में एक एक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट पास करती है जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। समझिएगा अब यहां से बात को। मैंने तुम्हें बताया कि वॉर होती थी, जैसे बक्सर या प्लासी या कुछ भी, तो इसके पीछे मोटिव सिर्फ एक होता था, पैसा कमाना। बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतना ज्यादा पैसा कमाया, या प्लासी के बाद भी। क्लाइव था उस समय ब्रिटिश कमांडर, और क्लाइव जब यहाँ से जाता है लंदन वापस, तो इसने बंगला या पैलेस नहीं खरीदा था, इसने पूरी स्ट्रीट खरीदी, पूरा पूरा चौराहा खरीद लिया था। इसके खिलाफ इंक्वायरी सेटअप हो गई, और इसने कहा था कि मिस्टर चेयरमैन, मैं तो खुद अचंभित हूं कि मैंने कैसे वहां से इतना कम लिया, वहां तो लेने के लिए बहुत कुछ है। इन सब चीजों की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ये समझने लगी थी कि यार ये तो एक कंपनी है खाली ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको यहाँ भेजा गया बिजनेस करने के लिए, और ये इतना ज्यादा पैसा कमा रही है कि मतलब हद है ये। तो क्यों ना कंपनी की जगह पे ये पैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आए। तो देखो नाम से क्लियर है, रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने कहा 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेट करना मतलब गवर्न करना अपने हिसाब से। पंखे में रेगुलेटर लगा रहता है, आप उसको कम या ज्यादा करते हैं जितना आपकी इच्छा होती है। तो दिस वाज द टाइम व्हेन ब्रिटिश गवर्नमेंट वांट टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, और इस तरह से शुरुआत होती है ब्रिटिश पार्लियामेंट में बने हुए नियम कानूनों को इंडिया में इंपोज करने की। रेगुलेटिंग एक्ट वहीं पे बना था, इसमें रिकमेंडेशन वॉरेन हेस्टिंग्स की जरूर थी। और इसी के साथ पहली बार इंडिया में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया। लॉर्ड एलिजा इम्पे पहले चीफ जस्टिस बने इसके, और ये कहा गया कि भाई अगर लोअर कोर्ट्स में, नीचे की अदालतों में आपको लगता है कि आपको रेमेडी नहीं मिली, देन यू कैन कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। और उसके आगे भी प्रीवी काउंसिल वगैरह, उससे बात करेंगे अभी थोड़ी। इसके बाद 1773 के बाद कुछ कुछ समय के इंटरवल पे, कुछ कुछ टाइम इंटरवल पे वहां से लगातार कुछ ना कुछ निर्देश आते थे, डायरेक्शंस आते थे कंपनी के लिए यहाँ रूल करने, कि कंपनी कैसे रूल करे। जैसे
1773 के बाद 1784, इसको कहते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट जो कि ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, 21 साल की उम्र में वो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे ब्रिटेन, तो उन्होंने ही बनाया था, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं, बेटर सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं इसी को। इसके बाद 1792, 1813, 33, 53 और इस तरीके से लगातार 58 तक की बात करें तो अभी कंपनी को डायरेक्ट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्शन के लिए ये सारे एक्ट्स कुछ कुछ समय पे यहाँ आते हैं। और हर तरफ से मोटिव क्या था? ज्यादा से ज्यादा पैसा। जब एक्ट आ जाता था तो कंपनी के एम्प्लॉयज को लागू करते थे। और इसी समय मैं तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कई तरीके के रेवेन्यू सेटलमेंट्स भी आए, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट। ये रेवेन्यू सेटलमेंट ये था कि किसानों से लगान कैसे लेना है और कितना लेना। तो ये सारी बातें चल रही थी अपनी जगह पे, और ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरीके से यहाँ पे अपने पांव पसार रही थी। ये राजाओं के और नवाबों के डेली अफेयर्स में भी इंक्रोच कर रहे थे, और ठीक ठाक इंडिया, ठीक ठाक पोर्शन इंडिया का ब्रिटिश इंडिया बन चुका। ध्यान देना, जहां पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट रूल कर रही, ठीक ठाक इंडिया। समय आता है 1857। क्या हुआ? रिवोल्ट हो गया, 1857 का विद्रोह या 1857 की म्यूटनी या 1857 का रिवोल्ट अनसक्सेसफुल था, फेल हो गया। हालांकि इसमें भी हिस्टोरियंस में कई राय हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सक्सेसफुल था, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अनसक्सेसफुल था। इस पे कभी और बात होगी। हमारे लॉ के मैटर में समझने की बात यह है कि 1857 के रिवोल्ट के बाद जो अगला एक्ट आया वो कहलाया 1858 का। और इसके पहले के जो नियम कानून थे, इसके पहले के जो एक्ट थे, एक्ट इसलिए कह रहा हूं अधिनियम क्योंकि यही एक्ट के नाम से आता था, वो अब हो गया चार्टर एक्ट। 1858 के बाद चार्टर एक्ट मतलब ये कंपनी के ऊपर नहीं है, क्योंकि कंपनी कोलैप्स कर दी गई 1858 के चार्टर एक्ट में। ईस्ट इंडिया कंपनी का वजूद ही खत्म हो गया, उसका अस्तित्व भी खत्म हो गया। और हर उस जगह पे जहां जहां कंपनी रूल कर रही थी वहां डायरेक्ट रूल हो गया किसका? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रूल करना शुरू की। और अब ज्यादा स्थिति खराब हुई यहाँ की, क्योंकि वो तो एक कंपनी थी, उसके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां बैठी हुई थी, तो मनमाना वो भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी कुछ गनीमत थी। लेकिन जब इनके हाथ में लगाम आई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में लगाम आई, तो इन्होंने खुल के लूटना शुरू किया। और ढेरों ऐसी बातें हुई हैं, वो हिस्ट्री का मैटर है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। समझना ये है कि पूरी तरीके से अब इंडिया के ऊपर उनका क्लच बढ़ गया, और उनके पास लॉजिक क्या था? 1857 का रिवोल्ट, ये रिवोल्ट दोबारा ना हो, इसलिए हम इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे कर रहे हैं, इतने ज्यादा यहाँ पे लोगों के लिए स्ट्रिक्ट हो, ये उनका लॉजिक हुआ करता। फिर 1858 के बाद 1885 में कांग्रेस बन गई, और कांग्रेस शुरुआत में तो बिल्कुल उस तरीके से काम करती है जैसे कि ब्रिटिश करती, जो ब्रिटिश कहते हैं एक तरीके से। ये मानिए कांग्रेस के डेवलपमेंट के 3 फेजेस होते हैं। 1885 से 1905 जो उनका पहला फेज है, उसमें बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। पेटिशंस वगैरह दिए गए हैं, लिटिगेशंस दिए गए हैं, धरना प्रदर्शन पे भी 1-2 जगह पे लोग बैठे हैं। 1905 का कांग्रेस का सेशन होता है बनारस, संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी, और तिलक ने यहाँ पे ऑन डायस ये बात कही थी कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। बाल गंगाधर तिलक, ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है स्वराज, और मैं इसे लेकर। देखो लैंग्वेज बदल गई कांग्रेस पार्टी, और अब कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की काम की पार्टी नहीं रहे। 1906 में कुछ एक मुस्लिम रिफॉर्म लीडर्स थे, नवाब मुश्ताकुल हुसैन हैं, सैयद अहमद हैं, ये लोग इस तरीके के कुछ लोग हैं जो मिंटो से मिलते हैं। मिंटो से वायसराय है इंडिया का, और मिंटो से ये कहते हैं कि मुस्लिम्स के लिए वो एक पार्टी बनाना चाहते। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंखें। कांग्रेस जिसको उन्होंने अपनी मदद के लिए बनाया था सेफ्टी वॉल थ्योरी के तहत, कभी बात करेंगे इस पे, वो अब उनके काम की पार्टी नहीं रह गई 1905 के सेशन के बाद। और 1905 में ही 1905 में ही एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू होता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जिसको कहते हैं स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, और ये बहुत ट्रेमेंडसली सक्सेसफुल मूवमेंट था।
तो अब अंग्रेज परेशान हो रहे हैं कांग्रेस। कुछ इंडियंस या कुछ इंडियन मुस्लिम्स उनसे मिलते हैं कि उन्हें मुसलमानों के लिए एक अलग से पार्टी चाहिए। यही दो आंखें थी अंग्रेजों की। अंग्रेज ये जानते थे कि अगर इंडिया में स्टे करना है तो इस यूनिटी को ब्रोक डाउन करना, इस यूनिटी को तोड़ना है हिंदूज एंड मुस्लिम्स। क्योंकि शुरू से लेके अभी तक जो भी लड़ाइयां हुई हैं अंग्रेजों से, इसमें हिंदूज और मुस्लिम शोल्डर टू शोल्डर, कंधे से कंधा मिला के अंग्रेजों के खिलाफ लड़े। 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, 1906 में, ठीक है। अब कांग्रेस के अगेंस्ट इन्होंने एक पार्टी खड़ी कर दी और इन्हीं की डिमांड पे 1909 का चार्टर एक्ट आता है। 1909 का, ध्यान सुनो, इस चार्टर एक्ट को कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। मॉर्ले जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के, जो कि लंदन में है, और मिंटो वायसराय है यहाँ पे। इन दोनों लोगों ने मिलकर इसे तय किया। इसमें और भी ढेर सारी बातें मैंने लिखवाया भी आपको क्लास में, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ जो बात कि एक बार लोकसभा में, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली में आजादी के पहले किसने कहा था कि द रियल फाउंडर ऑफ पाकिस्तान वाज नीदर जिन्ना नॉर इकबाल, इट वाज द एक्ट ऑफ 1909। दे जर्मिनेटेड द सीड ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदूज और मुस्लिम्स में सेग्रीगेशन करने का जो बीज बोया गया 1909 में, इसी का परिणाम है, इसी का फल है, इसी का रिजल्टेंट है 1947 का पार्टीशन, जिसमें हजारों लोग मारे गए। यहाँ पे 1909 के एक्ट में मुस्लिम्स को रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दी गई। कुछ जगहों पे चुनाव होने शुरू हो गए थे और कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई। ध्यान दीजिएगा, रिजर्व करने का मतलब ये नहीं कि केवल कैंडिडेट मुस्लिम होगा, उनको जो लोग वोट करेंगे वो भी मुस्लिम्स ही होंगे। इन अदर वर्ड्स, दे स्नैच द सफरेज पावर ऑफ अदर कास्ट। दूसरे लोगों की वोट देने की शक्ति को उन्होंने छीन लिया था और केवल मुस्लिम्स को ही कुछ जगहों पे, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सेपरेट इलेक्टेड दिया गया। खैर साहब, बात और आगे बढ़ती चली गई। 1919 में मॉन्टेग्यू जेम्स कोड आया, रिफॉर्म आया, जिसने डायरकी को इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पे मैं हिस्ट्री के मैटर में बिल्कुल नहीं जाना चाह रहा हूँ। इस तरीके से एक एक करके एक्ट आते गए। 1935 में एक बहुत बड़ा एक्ट आता है, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, 1935 के एक्ट। इसमें 10 शेड्यूल हैं और 300 से ज्यादा सेक्शंस। सेक्शन मतलब आप ये समझिए कि जैसे आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है, वहां पे सेक्शन कहा जा रहा है, और शेड्यूल जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, वैसे वहां पे शेड्यूल कहा जा रहा है। बहुत बड़ा था। इनफैक्ट हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से ढेर सारी चीजों को अडॉप्ट कर लिए हैं 1935 के एक्ट से। ये लिखवाया हुआ है आपको क्लास में, वो लिस्ट बनी हुई है, उसको एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको समझ में आएगा। 1935 के बाद से 39 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां फंस गई और गांधी वॉज अ ग्रेट पॉलिटिशियन। ये देख रहे थे कि ब्रिटिश इस समय वर्ल्ड वॉर में परेशान है। 42 में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही कवायदें शुरू हुई, तरीके शुरू हुए उनकी तरफ से, यानी ब्रिटेन की तरफ से, हमें इंडिपेंडेंस दिलाने, हमें इंडिपेंडेंस देने। इसके लिए सबसे पहले क्रिप्स मिशन आता है यहाँ पे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम है इनका। ये कैबिनेट के मेंबर थे, ब्रिटिश कैबिनेट के, और बातचीत की इन्होंने कांग्रेस के लीडर से भी की, मुस्लिम लीग के लीडर से भी की, लेकिन कोई बात बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट बनी नहीं, है ना। गांधी ने इसके बारे में कहा था कि दिस इज अ पोस्ट डेटेड चेक, और नेहरू ने उसमें जोड़ दिया था ऑफ अ फॉलन बैंक। तो पूरी लाइन होती है, क्रिप्स मिशन वाज अ पोस्ट डेटेड चेक ऑफ अ फॉलन बैंक। एक ऐसे बैंक का चेक है पोस्ट डेटेड जो कि डूबने वाला है। डूबने वाला बैंक मतलब ब्रिटेन। वर्ल्ड वॉर में हालत इनकी खराब थी और ये कह रहे थे कि ये डोमिनियन स्टेटस देंगे वॉर खत्म होने के बाद। तो वो पोस्ट डेटेड चेक था कि कब वॉर खत्म होगा, क्या देंगे क्या नहीं, एक्सेप्ट नहीं हुआ। बेवेल प्लान वगैरह भी आता है बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 1946 में आ जाता है कैबिनेट मिशन, और कैबिनेट मिशन का जो स्ट्रेटजी है, कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इसलिए कह रहा हूं, है तो क्लियर, अभी अगर मैं समझाऊं आपको तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कंफ्यूजिंग क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ने इसे अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया।
मुस्लिम लीग को लगा कि इसमें उनकी बात हो रही है, कांग्रेस को लगा कि इसमें उनकी बात हो रही है। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, तीनों चूंकि कैबिनेट के मेंबर थे वहां के, इसको कैबिनेट मिशन कहते हैं। पहले इसमें सर स्टैफर्ड क्रिप्स, वे क्रिप्स मिशन वाले, दूसरे हैं सर एबी अलेक्जेंडर, और तीसरे हैं लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन को कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने भी एक्सेप्ट किया। उसकी बाकी बातें फ्रूटफुल नहीं हो पाई क्योंकि पार्टीशन हो गया और वो मामला धरा रह गया। एबीसी करके 3 सेक्शन में उसने इंडिया को बांटा था। लेकिन जो एक चीज की अप्रूवल दी कैबिनेट मिशन ने, वो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की। डिमांड बहुत पहले से उठ रही थी, ठीक है। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी थी। उन्होंने कहा, बर्कनहेड ने, बर्कनहेड उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा कि आप बना के दिखाइए हमें कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ से नेहरू रिपोर्ट तैयार हुई, और तिलक ने भी स्वराज बिल की बात की थी। स्वराज बिल एक तरीके से डिमांड ही थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, पहले भी कई बार उठ रही थी। और हर बार क्रिप्स मिशन आया था तो भी, या कैबिनेट मिशन आया था तो भी, कांग्रेस पार्टी हमेशा अपनी डिमांड में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड जरूर है। इसका अप्रूवल दे दिया कैबिनेट मिशन को। पूरी कंट्री में चुनाव हुए। ये चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। खैर, पूरी कंट्री से चुन के 389 मेंबर्स आए और इनको मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। कुछ फैक्ट्स यहां जान जाइए। ऑनर देने के लिए इस पूरे असेंबली में जो सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को एक दिन के लिए केवल ऑनर देने के लिए प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। तो देखो, क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अगले ही दिन फिर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट चुन लिया गया। तो अगर आपसे सीधे सीधे केवल ये पूछा जाता है कि हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर को नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, प्रपोजल कि क्या ऑब्जेक्टिव है इस कॉन्स्टिट्यूशन का। उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन वगैरह की बात की है उन्होंने। वो एक लंबा चौड़ा पूरा प्रपत्र है, एक आर्टिकल है, उसको डिस्कस किया भी है मैंने क्लास में, या किसी और वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्योंकि वो समय काफी है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आने के बाद स्टडी शुरू की गई दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन। और जहां से देखो, कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बास्केट ऑफ बोरोइंग्स, उधार का थैला है। ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। ये सही बात है कि हम लोगों ने बहुत सी चीजें बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं, लेकिन एज इट इज उसका रेप्लिका नहीं लिया। जो जैसा जहां था वहां से एज इट इज नहीं उठा लिया, उसको हमने तोड़ मरोड़ के अपने कंट्री के हिसाब से अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। देखिए, बाकी देशों में के कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जमीन आसमान का। हमारी कंट्री इतनी ज्यादा वर्सटाइल है, 1000 तरीके के रिलीजन्स हैं, 1000 तरीके के लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, एरियाज हैं, और सबको एकोमोडेट करना है एक साथ, सबको सेटिस्फाई रखना है एक साथ। काफी मुश्किल टास्क था। तो हुआ क्या कि इस असेंबली में अलग अलग कमेटीज बनाई गई। जैसे फ्लैग कमेटी बनी, जेबी कृपलानी इसको लीड कर रहे थे कि फ्लैग क्या होगा। नेशनल एंथम कमेटी बनी, नेशनल एम्बलम कमेटी बनी, फंडामेंटल राइट रहेगा कि नहीं रहेगा, डीपीएसपी रहेगा कि नहीं रहेगा। और एक चीज और समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स ने ये तय किया था कि ये वोटिंग नहीं करेंगे। वोटिंग नहीं करेंगे मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। मान लीजिए कि फंडामेंटल राइट को रखना है कि नहीं रखना है, इस पे बहस होगी। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ रखना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं रखना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे कि रखना चाहिए लेकिन ये चेंज करके रखना चाहिए। तो फाइनल रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? सबसे आसान तरीका है वोटिंग करा लीजिए, जो मेजोरिटी कहती है वो रखिए। लेकिन उन लोगों ने, ये बात बड़ी अच्छी थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं, हम एक राय बनाएंगे साहब, हम एक अपनी सोच बनाएंगे डिस्कशन करके, और वोटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि वोटिंग करने में क्या होगा, क्या कि आज अगर उनके प्रपोजल के अगेंस्ट मैंने वोटिंग कर दी, तो कल मेरे प्रपोजल के अगेंस्ट वो वोटिंग करेंगे।
तो ओरिजिनल थिंग आ नहीं पाएगी। जरूरी है कि हम लोग आपस में डिस्कशन करके चीजों को बनाया जाए। एक चीज मैंने यहाँ छोड़ दी थी, 389 मेंबर्स ये 46 में थे, पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम लीग अलग हो गई, उसकी फिगर अलग है, आपको लिखाई हुई है डिटेल से। सारी कमिटीज अपना अपना काम कर रही थी। और अगर रियल सेंस में कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो जो डिबेट हुई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनको पढ़ना चाहिए। इसको कहते हैं CAD, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट। ये बड़े बड़े मोटी मोटी किताबें हैं, बल्कि वॉल्यूम से, इनको पढ़िएगा आप तो मैं जो वहाँ के लीडर्स हैं, जो मेंबरान्स हैं वहाँ के, उनके बारे में पता चलेगा कि किसकी क्या सोच। लैंग्वेज को लेके बहस हुई है, ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके बहस हुई है, नेशनल लैंग्वेज को लेके बहस हुई है, सेकुलर रहेगी कि नहीं कंट्री, इसको लेके बहस हुई है, दुनिया भर की बात। बहुत डिटेल से मैं इसमें नहीं जा रहा। खैर साहब, चलता रहा। कुछ लोगों को अपॉइंट किया गया, जैसे BN राव लीगल एडवाइजर बनाए गए कि क्या सही है क्या गलत। और भी कई लोग आए, शांति निकेतन से नंदलाल बोस और राम बिहारी नारायण राय यादव, इन लोगों को बुलाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का कवर पेज वगैरह डिजाइन करने के लिए। और डिस्कशंस वगैरह के बाद फाइनली 26 नवंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार है। ठीक है, काफी जल्दी हम लोगों ने यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, क्योंकि वीडियो की लेंथ की लिमिटेशन है। और थोड़ा सा हम लोग फिर बात करेंगे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे मैं अलग से कोई वीडियो लेके आऊंगा, फिर उन लोगों से इस पे डिटेल से बात करूंगा। अभी एक समरी केवल देखा जाए। 26 नवंबर को संविधान बन गया, लेकिन एग्जीक्यूट कब हुआ? जब आप अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, यानी 26 जनवरी। इसके पीछे की कहानी भी सबको पता होगी। 26 जनवरी को नेहरू ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड रखी थी लाहौर में, जो कांग्रेस का सेशन हो रहा है। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, खास करके जो बच्चे हिस्ट्री बैकग्राउंड के हैं, कि दैट सेशन वाज ऑफ 1929 का सेशन था, जो एक्सटेंड हो गया था जनवरी 30 तक, क्योंकि बहुत बड़ी बात थी। और 26 जनवरी 1930 के बाद से 15 अगस्त 1947 तक हर साल कांग्रेस पार्टी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करती। तो फॉर द सेक ऑफ दिस डेट ओनली हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जीक्यूशन 2 महीने पोस्टपोन कर दिया। 26 नवंबर को बन के तैयार जरूर हो गया था, लेकिन 26 जनवरी को उसको एग्जीक्यूट किया गया। यहाँ एक चीज और ध्यान देने वाली है कि 26 नवंबर को ही कुछ आर्टिकल्स को लागू कर दिया गया, जैसे सिटीजनशिप। ये तय करना बहुत जरूरी था, पार्टीशन हो गया था कि कौन इंडियन है कौन पाकिस्तानी है। और जिस तरीके की आग लगी हुई थी कंट्री में, लोग बिल्कुल वहशी हो गए थे, पागल हो गए थे, एक दूसरे की गर्दन काटने की। तो उन सब चीजों को रोकने के लिए कुछ आर्टिकल्स इसी तारीख को एग्जीक्यूट कर दिए गए थे, लेकिन मैक्सिमम जो मेजॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को, ये 46 नहीं है, ये 49, 26 जनवरी 1950 को ये एग्जीक्यूट किया गया। और इसके बाद 28 जनवरी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है नई दिल्ली में। हमने 1773 में तुम्हें बताया था कि सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हो रहा था कलकत्ता में, लॉर्ड एलिजा इम्पे जो यहाँ पे चीफ जस्टिस थे। और 28 जनवरी 1950 को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ, जो आज भी है, चल रहा है। और 3 किताबों को बेस बुक बनाया गया इंडियन जुडिशियल सिस्टम का। ये तीनों किताबों को लिखा था मैकाले ने, लॉर्ड मैकाले ने। मैकाले कुछ इस तरीके के इंसान थे कि उनको इंडियन से बड़ी प्रॉब्लम थी, है ना। उनका एक स्टेटमेंट है कि यूरोप के किसी एक मिडिल या प्राइमरी स्कूल के लाइब्रेरी के एक शेल्फ में उतना नॉलेज है जितना कि पूरे इंडियन और अरेबिक लिटरेचर। तो इन सब बातों से पता चलता है कि उन्हें बहुत ज्यादा इंडियंस पसंद नहीं थे, लेकिन जीनियस आदमी था ये जरूर, क्योंकि इसने 3 किताबें लिखी, IPC, CPC और CRPC, और यही तीनों बेस बुक बनी इंडियन जुडिशियल सिस्टम। नॉट अ सिंगल अमेंडमेंट। जो IPC है उसमें कपेबल होमिसाइड, मर्डर का लॉ में लैंग्वेज लॉ में कहते हैं कपेबल होमिसाइड, से लेकर
मिस्चिफ, बदमाशी, कोई बच्चा गेंद मार के आपके घर की खिड़की का शीशा तोड़ दिया तो ये मिस्चिफ कही जाएगी। यहां तक की सजाएं लिखी, इन्हीं को हमने अपना फेसबुक बनाया और यहां से शुरू होता है इंडियन जुडिशियल सिस्टम, इंडियन लॉ सिस्टम। तो बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही समराइज करके जितना इसको ब्रीफ किया जा सकता था, हम लोगों ने 1500 बीसी से लेकर शुरू किया, ऋग्वैदिक एरा के समय से लेके कि क्या लॉ कब रहा, लेकर जब हम लोग इस्लामिक रूल में आए तो फतवा आलमगीरी की बात देखी, फिर 1772, 1773 और इस तरीके से इंडिपेंडेंस के बाद हमारा जुडिशियल सिस्टम शुरू होता है। ये इंट्रोडक्शन है बच्चों लॉ का, और क्लास में बातें हो रही हैं। बहुत जल्दी ही मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा तुम लोग के पास, जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि लॉ का डेवलपमेंट आजादी के बाद कैसे हुआ इंडिया में, और जो हमारा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ये तीनों एक दूसरे से अवाइडेड, इनको और किसी से लेना देना नहीं। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू की बुक है स्पिरिट ऑफ लॉज, उसमें उसने सेपरेशन ऑफ पावर की बात की है, जहां पे कि वो ये बताता है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये तीनों तीन अलग अलग ऑर्गन है गवर्नमेंट के, और तीनों को अलग अलग तरीके से काम करना चाहिए। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें हमने इंटीग्रेटेड जुडिशरी की बात की, कि बटा हुआ नहीं है। आप लोअर कोर्ट में अपना मुकदमा दाखिल करिए, वहां अगर आपको रेमेडी नहीं मिलती है आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां रेमेडी नहीं मिलती है सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वो एब्सोल्यूट है। तो ये सारी चीजें कैसे बनी, हाई कोर्ट कितने हैं, सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है, लोअर कोर्ट्स को कैसे डिवाइड किया गया, इन सब चीजों को लेके हम लोग अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। और अगर आज जो कुछ भी मैंने बताया, अगर तुम लोग देखते हो इस वीडियो को और कोई प्रॉब्लम होती है तो यू पीपल कैन कॉल मी और मैसेज मी इन एनी कंफर्टेबल टाइम, और लेटर वी विल डिस्कस ऑन दिस। क्लास में मिलेंगे तो क्लास में भी जरूर डिस्कस करेंगे, और तुम बात भी कर सकते हो हमसे कभी। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डेवलपमेंट देखेंगे इंडियन लॉ सिस्टम। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।